आज हमारे पास जो स्रोत है वो मेडिकल दुनिया से है। पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर इन्फ्यूजन्स का एक चार्ट। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, काफ़ी सारी जानकारी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो बड़े आइडियाज़ हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये कोई मामूली चार्ट नहीं है। सोचिए एक पीडियाट्रिक आईसीयू का माहौल। वहाँ ये चार्ट डॉक्टरों के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। ये उन्हें नाजुक मामलों में तुरंत और सही फैसले लेने में मदद करता है। अच्छा। तो इसे समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, इंट्यूबेशन ड्रग्स। ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी दवाएं, और आखिर में कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल से जुड़ी। चलिए, तो फिर इंट्यूबेशन ड्रग से ही शुरू करते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि प्रोपोफोल और फेंटेनिल जैसी दवाओं के आगे साफ साफ हाइपोटेंशन की चेतावनी है। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये चेतावनी मतलब एक तरह से डॉक्टर के लिए पहली रेड लाइट है। अच्छा। ये कह रही है कि सावधान रहो। एक बच्चे का शरीर बहुत नाजुक होता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी गिर सकता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का एक्शन कमांड है कि मॉनिटर पे नजर रखो। एग्जैक्टली। आपकी नजरें मॉनिटर पर होनी चाहिए। और देखिए, जैसे केटामाइन के लिए लिखा है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी दिमाग के अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसका इस्तेमाल ना करें। ये दिखाता है कि डॉक्टर सिर्फ एक दवा नहीं दे रहा, वो मरीज की पूरी हालत को एक साथ मैनेज कर रहा है। सही बात है। तो एक बार इंट्यूबेशन हो गया तो अगला चैलेंज होता है सांस और धड़कन को स्थिर रखना। तो यहाँ पर चार्ट का अगला हिस्सा काम आता होगा, स्टैंडर्ड ड्रग इन्फ्यूजन्स। एकदम सही। अब लड़ाई थोड़ी लंबी है और यहीं पर इन्फ्यूजन्स यानी जो ड्रिप के जरिए लगातार दवा दी जाती है वो काम आती हैं। मुझे यहाँ सैल्ब्यूटामॉल दिख रहा है। ये तो हम अस्थमा पंप से जोड़ते हैं। आईसीयू में इसका क्या रोल है? और यहाँ एक खास निर्देश भी है कि 20 mcg पर मिन से ज्यादा डोज पर टॉक्सिसिटी यानी जहरीलेपन के लिए निगरानी करें। बहुत अच्छा पॉइंट है। आईसीयू में सैल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल गंभीर अस्थमा के दौरे में या सांस की नलियों को खोलने के लिए करते हैं। लेकिन वो जो टॉक्सिसिटी वाली चेतावनी है वो सबसे जरूरी है। ये बच्चों के केस में एक सेफ्टी नेट की तरह है। सेफ्टी नेट? हाँ, क्योंकि एक वयस्क शायद थोड़ी ज्यादा डोज सह ले, पर एक बच्चे के लिए जिसके अंग पूरी तरह से विकसित नहीं है, जरा सी भी ज्यादा मात्रा जानलेवा हो सकती है। तो ये चार्ट सिर्फ गाइड नहीं है, ये लाइफलाइन है। एक लाइफलाइन है, बिल्कुल। और सांस और धड़कन तो जाहिर है एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं देख रही हूँ अगला सेक्शन कार्डियोवैस्कुलर है और ये काफी बड़ा लग रहा है। यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगी। एड्रेनलिन के लिए 2 अलग-अलग तैयारियां क्यों हैं? स्टैंडर्ड और पेरिफेरल। मतलब एक ही दवा को अलग-अलग क्यों बनाया जा रहा है? ये इस चार्ट की खूबी है, इसकी डिटेलिंग। स्टैंडर्ड इन्फ्यूजन जो है वो सेंट्रल लाइन से दिया जाता है, मतलब एक ऐसी नस जो सीधे दिल के पास होती है। अच्छा, ताकि असर जल्दी हो। बिल्कुल। लेकिन हर बच्चे को सेंट्रल लाइन नहीं लगाई जा सकती, मुश्किल होता है। सही। ऐसे में पेरिफेरल इन्फ्यूजन काम आता है, जो हाथ या पैर की छोटी नस से दिया जाता है। लेकिन इसमें दवा की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम रखनी पड़ती है ताकि नस को नुकसान ना हो। तो ये चार्ट सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या देना है, बल्कि कैसे और कहाँ देना है ये भी बता रहा है। एकदम। ये एक अनुभवी शेफ की रेसिपी बुक जैसा है। हर चीज की मात्रा एकदम सटीक होनी चाहिए। जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ और पूरी डिश खराब हो सकती है। बच्चों के मामले में तो ये और भी ज्यादा सच है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? ये चार्ट सिर्फ दवाओं की एक लिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टम है जो दबाव वाली स्थिति में गलतियों को कम करने के लिए बनाया गया है। ये सटीकता, तैयारी और लगातार निगरानी पर जोर देता है। पर इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। ये चार्ट्स मानकीकृत ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है जो इलाज में एकरूपता और सुरक्षा लाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन असली महारत तो ये जानने में है कि किसी एक खास मरीज की अनोखी स्थिति को देखते हुए इन स्टैंडर्ड से कब और कैसे हटना है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक बच्चे की जान दांव पर हो तो मेडिकल साइंस एक प्रोटोकॉल की जीवन रक्षक स्थिरता और एक डॉक्टर के व्यक्तिगत अनुभव के बीच संतुलन कैसे बनाती है।